क्लास स्टार्ट करते हैं टैक्सेशन की। अभी तक जो हमारी सारी डिस्कशन चल रही थी वो बैच वगैरह से रिलेटेड क्वेरीज की चल रही थी। अब हम जो भी बात करेंगे टैक्सेशन की करेंगे। पहले मैं आपको टैक्सेशन सब्जेक्ट के बारे में थोड़ी बातें बताऊंगा, उसके बाद हम आ जाएंगे अपने जीएसटी के टॉपिक पे, जीएसटी स्टार्ट करेंगे उसके अंदर। लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड कि हमारा टैक्सेशन जो सब्जेक्ट है वो कैसे कैसे चलेगा और हमारी पढ़ने का तरीका कैसे कैसे होगा। ठीक है जी। सबसे पहले बात करें टैक्सेशन सब्जेक्ट, आपको इतना तो पता ही होगा, आई थिंक नॉलेज, आई थिंक आप यूट्यूब पे इतनी वीडियो तो देख के आए होंगे दैट सीए इंटर के अंदर 8 सब्जेक्ट्स हैं जो कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में डिवाइडेड है। टैक्सेशन जो हमारा सब्जेक्ट है वो है पेपर नंबर 4। सीक्वेंस के हिसाब से टैक्सेशन कौन सा पेपर आएगा? पेपर नंबर 4, यानी फर्स्ट ग्रुप का आखिरी पेपर होगा टैक्सेशन। अब आपको एक चीज और पता होगी शायद, जैसे फाउंडेशन में आपके कुछ सब्जेक्ट प्योर डिस्क्रिप्टिव होते थे और कुछ सब्जेक्ट प्योर ऑब्जेक्टिव होते थे। 2 प्योर डिस्क्रिप्टिव थे, 2 प्योर ऑब्जेक्टिव थे। इंटर लेवल पे ऐसा नहीं होता। इंटर लेवल पे जो आपके 8 सब्जेक्ट हैं उनमें से 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसके अंदर 30-70 का रूल लगेगा। 30-70 मतलब 30% पेपर आपका एमसीक्यू क्वेश्चंस आएगा और 70% जो पेपर है वो कौन सा आएगा? डिस्क्रिप्टिव पेपर आएगा। 8 में से 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं। कौन कौन से हैं? फर्स्ट ग्रुप के अंदर कॉर्पोरेट लॉ और टैक्सेशन, सेकंड ग्रुप के अंदर ऑडिटिंग और ईआईएस-एसएम। ये जो 4 पेपर हैं इनमें 30% पेपर एमसीक्यू, 70% डिस्क्रिप्टिव। बाकी 4 जो पेपर हैं उनमें 100% पेपर डिस्क्रिप्टिव आएगा। तो पहली बात तो याद रखना, टैक्सेशन पेपर के अंदर आपके 30% क्वेश्चन एमसीक्यू आएंगे, 70% डिस्क्रिप्टिव आएंगे। सर क्या ये अलग अलग क्वेश्चन दे रखे होंगे? बिल्कुल। क्वेश्चन पेपर में आपका एमसीक्यू का सेक्शन अलग होगा, डिस्क्रिप्टिव का सेक्शन अलग होगा। इनफैक्ट जो आपको आंसर शीट मिलती है ना एग्जाम के समय, वो इसके लिए ओएमआर शीट मिलती है। ओएमआर शीट आप सबको पता होगा, जो भी फाउंडेशन रूट के थ्रू आए हैं वो सर्कल वगैरह करने वाली, तो ओएमआर शीट आपको अलग से मिलेगी एमसीक्यू क्वेश्चन करने में। जैसे आप फाउंडेशन लेवल पे अपने क्वेश्चन पेपर को वापस करके आ जाते थे, यहां पर भी वही रूल है। एमसीक्यू क्वेश्चन वाला क्वेश्चन पेपर भी आपको वापस करना है, ओएमआर शीट भी वापस करनी है। डिस्क्रिप्टिव पेपर है जो 70 मार्क्स का, वो आपको करना पड़ेगा अपनी अलग से आंसर शीट के अंदर। तो आपको एक तरह से क्वेश्चन पेपर भी 2 मिलते हैं टैक्सेशन में और उनकी आंसर शीट भी 2 मिलती हैं, एमसीक्यू के लिए अलग और डिस्क्रिप्टिव के लिए टोटली अलग। मजे की बात क्या है, फाउंडेशन लेवल पे जो एमसीक्यू होते थे वहां पर नेगेटिव मार्किंग भी होती थी, अगर आपको याद हो, वहां पर नेगेटिव मार्किंग भी होती थी। अगर गलत आंसर हो तो -0.25। इंटर लेवल पे सबसे बढ़िया बात यह है दैट इंटर लेवल पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर बाय चांस कोई एमसीक्यू क्वेश्चन गलत भी हो जाता है तो उसकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। दिस इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन फाउंडेशन एंड इंटर। तो अब आप में आपको लग रहा हो अरे मजे आ गए, इसका मतलब तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन होंगे। रुक जाओ, अभी बताऊंगा किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। तो ये तो मैंने आपको प्रॉपर ओवरऑल लेआउट बता दिया कि किस तरह से होंगे। अच्छा, कुछ बच्चों को लग रहा है सर एमसीक्यू क्वेश्चन का मतलब जैसे हमारे इकोनॉमिक्स के अंदर क्वेश्चन आते थे, बिल्कुल सिंपल सिंपल। मैथ्स तो मैंने सुना चलो तुम्हारा पेपर इस बार मुश्किल आया है, मगर इकोनॉमिक्स का बाय एंड लार्ज हर किसी को लगता है बड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। और अगर आपसे नेगेटिव मार्किंग छीन लें तो आपको लग रहा होगा अरे बेटा पासिंग में अगर 40 मार्क्स चाहिए, 30 नंबर तो मैं एमसीक्यू से ले लूंगा। सुनो मेरी बात, टैक्सेशन में जो एमसीक्यू क्वेश्चन है ना वो उस सिंपल लेवल के नहीं आते जिस सिंपल लेवल के इकोनॉमिक्स में आते थे। यहां पर आपके एमसीक्यू क्वेश्चन भी क्या होंगे? कॉन्सेप्चुअल होंगे। इवन द एमसीक्यू क्वेश्चन विल बी कॉन्सेप्चुअल इन नेचर। तो आपका कॉन्सेप्ट चेक करेंगे। इनफैक्ट यहां पर अभी आगे जाकर मैं आपको जब पैटर्न वगैरह दिखाऊंगा, जब आपका सिलेबस शुरू हो जाएंगे, एक नया कॉन्सेप्ट आईसीएआई ने निकाला है पिछले 3-4 अटेम्प्ट से, केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन। केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन वहां पे क्या होता है, जैसे बचपन में अनसीन पैसेज आता था ना इंग्लिश के पेपर में, बीसीआर के पेपर में भी आया होगा अनसीन पैसेज, लगभग लगभग 1.5 पेज तक आपका क्वेश्चन ही चलता रहेगा। फिर उस 1.5 पेज के क्वेश्चन में से एक केस स्टडी बना देंगे पूरी, एक इंसान है वो ऐसे कर रहा है ऐसे कर रहा है ऐसे कर रहा है, उस केस स्टडी में से, उस 1.5 पेज की केस स्टडी में से आपको लगभग 3-4-5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आईसीआई ने ये एमसीक्यू क्वेश्चन इसलिए बनाए हैं ताकि आईसीआई आपका कॉन्सेप्ट चेक कर सके। इन एनी केस एमसीक्यू क्वेश्चन से पेपर का लेवल गिरने नहीं दिया, पेपर का लेवल उतना ही रहेगा जितना सीए का पेपर डिजर्व करता है। हाँ, ये फायदा हो गया हमें
क्योंकि हमारा पेपर एमसीक्यू बेस्ड हो गया, अब हमें जो अटेम्प्ट करना है पेपर लिख के वो 70 मार्क्स का करना है। तो वो जो दिक्कत आती थी ना बच्चों को एक जमाने में, यार टैक्स का पेपर आता तो था मगर कंप्लीट नहीं हो पाया, वो दिक्कत अब नहीं आएगी, क्योंकि असली में जो पेपर करना है वो कितने मार्क्स का करना है, 70 मार्क्स का पेपर करना है। ये वाला पेपर तो हमारा क्या हो जाएगा, बहुत जल्दी अटेम्प्ट हो जाएगा, जिसको आता है उसे आता है, जिसको नहीं आता वो फालतू में टाइम पास नहीं करेगा। बात समझ में आई, ये हमारा पेपर हो गया। अगली चीज आई, सर टैक्सेशन सब्जेक्ट हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। आप में से काफी सारे बच्चों ने जो फीडबैक लिया है, सर यही वाली वीडियो ऐप में अपलोड होएगी, बिल्कुल सर यही वाली होएगी। ऐसे कैसी बातें करते हो, कोई शर्ट थोड़ा बदल जाएगी, कोई बंदे की शक्ल थोड़ा बदल जाएगी, यही वाली ऑटोमेटिकली अपलोड होएगी, ठीक है। हाँ, अगली चीज मैं कह रहा हूं, टैक्सेशन सब्जेक्ट आपने सुना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बिल्कुल सही सुना है। इनफैक्ट टैक्सेशन सब्जेक्ट अगर मैं बात करूं, एग्जाम के बारे में तो बाद में बात करेंगे, अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं, वंस यू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आज की डेट में जाने अनजाने में हमारी सोसाइटी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को जज करती है उसकी टैक्स की नॉलेज के हिसाब से। बिलीव मी, आपके साथ साथ ही शायद होने भी लग चुका होगा या होना शुरू हो जाएगा। आप अपने रिश्तेदारों में, सोसाइटी में जब बोलोगे ना मैं टैक्स का क्या कहते हैं स्टूडेंट हूं, मैं सीए स्टूडेंट हूं, तो लोग अपने टैक्सेशन रिलेटेड प्रॉब्लम आपसे पूछने लग जाएंगे, यार मेरी ना इतनी इनकम है, मैं कैसे रिटर्न भरूं, ये करूं वो करूं। यानी सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है अगर तुम सीए हो तो तुम्हें टैक्स की नॉलेज तो होगी होगी। इनफैक्ट जो लोग, मतलब ऐसा नहीं है सारे सीए इसी में प्रैक्टिस करते हैं, जो सीए टैक्स भूल जाते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब तुम राकेश झुनझुनवाला से बात करो और उससे टैक्स के सवाल पूछो, वो भूल चुका होगा, उसका काम स्टॉक मार्केट है, मगर दुनिया जज करती है। दुनिया आपसे एक टैक्स का सिंपल सा सवाल पूछे और आपको नहीं आता ना, लोग कहते हैं बेकार सीए, तेरे को इतना नहीं आता, तेरे को एग्जेम्पशन लिमिट नहीं पता टैक्स की। तो पहली बात तो दुनिया हमसे एक्सपेक्ट करती है। दूसरी बात क्यों एक्सपेक्ट करती है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ना चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने टैक्सेशन की फील्ड में मोनोपोली बना ली है। इट्स नॉट दैट टैक्सेशन फील्ड में सीए के अलावा कोई काम नहीं कर रहा, सीएस को भी पढ़ाया जाता है, लॉयर्स को भी टैक्स पढ़ाया जाता है, तो यू कैन सी लॉयर्स एंड सीएस आल्सो। मगर अगर मैं मार्केट शेयर की बात करूं, 80% मार्केट शेयर या इवन उससे ज्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पास है। तो टैक्स पे तो कहीं ना कहीं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने अपनी मोनोपोली बना ली है। जिसके दिमाग में टैक्स का कोई मैटर आता है सबसे पहले सीए के पास भागता है। तो प्रैक्टिकल लाइफ में दुनिया सारी जिंदगी बेइज्जती कराते रहोगे सीए बनने के बाद, अगर ये सब्जेक्ट के ऊपर होल्ड ना हुआ तो सिर्फ अपनी और इंस्टीट्यूट की बेइज्जती ना कराओ और मेरी भी बेइज्जती ना कराओ, क्योंकि कहीं कोई तुमसे आज से 10 साल बाद ये ना पूछ ले अरे तूने किससे टैक्स पढ़ा था, मेरी बेइज्जती अलग कराओगे। तो मेरी इज्जत बचाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए और इंस्टीट्यूट की इज्जत बचाने के लिए हमारा टैक्स पे बहुत अच्छा होल्ड होना चाहिए। और अगली चीज मैं बोलूं, आप सीए बनने के बाद चाहे जॉब करो या प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस भी करोगे ना, मेजर चंक ऑफ द रेवेन्यू किसी भी प्रैक्टिसिंग सीए के लिए आज की डेट में कहां से आती है, टैक्सेशन। तो पहले तो मैंने आपको बताया कि टैक्सेशन सब्जेक्ट प्रैक्टिकली क्यों इतना रेलेवेंट है। अगली चीज जो मैं आपको बताऊं, इवन हमारे एग्जाम में आप में से काफी बच्चे सोच रहे होंगे सर दूर की किसने सोची, एग्जाम के बारे में बताओ। अगर मैं एग्जाम के कंटेक्स्ट में भी बताऊं तो ध्यान दो, सीए इंटर में आपका टैक्सेशन सब्जेक्ट 100 मार्क्स की वेटेज रखता है। आउट ऑफ 800 मार्क्स 100 मार्क्स की वेटेज टैक्सेशन सब्जेक्ट की है। सिलेबस के टर्म्स में बात करूं मैं, ग्रुप 1 का 4 सब्जेक्ट्स का जो सिलेबस है उसमें 50% सिलेबस तो टैक्स का ही है। मतलब टैक्स का सिलेबस बाकी सब्जेक्ट्स के मुकाबले मान के चलो लगभग लगभग 1.5 गुना से भी ज्यादा है, तो वेटेज अच्छी खासी हमारे सिलेबस में है। सीए फाइनल की बात करूं, सीए फाइनल में जो सेकंड ग्रुप है वहां पर पेपर नंबर 7 पूरा का पूरा है डायरेक्ट टैक्स का 100 मार्क्स का। पेपर नंबर 8 पूरा का पूरा है इनडायरेक्ट टैक्स का, अगेन 100 मार्क्स का। और जो पेपर नंबर 6 होता है वहां पर, ये ना ऑप्शनल पेपर होता है सीए फाइनल के अंदर। ऑप्शनल मतलब आपको 5 सब्जेक्ट्स दे रखे होते हैं, उनमें से आपको ऑप्ट करना होता है आप कौन से सब्जेक्ट का पेपर देना चाहते हो। तो पेपर नंबर 6 में भी मेजॉरिटी बच्चे मैंने जो देखा है वो इंटरनेशनल टैक्सेशन को ऑप्ट करते हैं। तो इंटरनेशनल टैक्सेशन अगेन 100 मार्क्स का। तो अगर आप ध्यान से देखो सीए फाइनल लेवल पे 800 में से 300 मार्क्स का पेपर किसका होगा, टैक्स का। ओवरऑल बात करूं सीए इंटर और फाइनल को मिला दूं, आपने 1600 मार्क्स के पेपर देने हैं इंटर और फाइनल में। 1600 में से 400 मार्क्स की वेटेज किसकी है, टैक्स की है। मैं सिलेबस के टर्म्स में तो बात ही नहीं कर रहा, सिलेबस के टर्म्स में तो अप्रोक्सीमेटली 50% वेटेज टैक्स की है। मगर मार्क्स में भी
वेटेज टैक्स की बहुत ज्यादा है। तो एक सब्जेक्ट तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, अभी आप टैक्स में इंट्रोड्यूस कर रहा हूं मैं आपको। तो बेसिकली चाहे इंटर हो चाहे फाइनल हो, टैक्स की वेटेज ज्यादा रहेगी, और प्रैक्टिकल लाइफ में तो टैक्स की रेलेवेंस और भी ज्यादा रहेगी। तो ये सब्जेक्ट ऐसा है जिसके ऊपर आपको बना के रखना है बढ़िया होल्ड। अब सर आपने टैक्स की रेलेवेंस तो बता दी, अगला सवाल ये है सर हमारा टैक्स इंपॉर्टेंट है, ये बताओ कि हमारा टैक्स सब्जेक्ट किस तरह का है। व्हाट इज द टाइप ऑफ सब्जेक्ट? टाइप ऑफ सब्जेक्ट मतलब इसके अंदर क्या अकाउंट्स में जैसे प्रैक्टिकल सवाल आते हैं वैसे सवाल आएंगे। अभी मैं आपके डाउट्स नहीं देख रहा, डाउट्स अगर देख भी रहा हूं जवाब नहीं कर रहा, एक ही बार सबके डाउट रिजॉल्व करूंगा। आप में से काफी बच्चे ऐसे डाउट पूछ रहे हो जो मैंने आगे सॉल्व करने ही है, तो लास्ट में आपके डाउट्स लूंगा, ठीक है जी। टाइप ऑफ सब्जेक्ट कैसा है सर? कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं अकाउंट्स जैसे, क्वेश्चन होता है उन्हें सॉल्व करने बैठ जाते हैं। मैथमेटिक्स जैसे क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ जाओ। कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ोगे, क्वेश्चन होगा सॉल्व करने बैठ जाओ। यानी कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं प्योर प्रैक्टिकल, प्योर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, जैसे कि आपके अकाउंट्स हो गया, फाउंडेशन लेवल पे आपका बिजनेस मैथमेटिक्स का पेपर था प्योर प्रैक्टिकल, ठीक है जी। सिमिलरली आपका कॉस्ट अकाउंटेंसी का पेपर है ग्रुप 1 में, प्योर प्रैक्टिकल। सर कुछ सब्जेक्ट होते हैं प्योर थ्योरेटिकल। प्योर थ्योरेटिकल मतलब इसके अंदर मैं इस कैटेगरी में डाल देता हूं लॉ के पेपर को। ऐसा नहीं है कि लॉ के अंदर आपको डेफिनेशंस पूछी जाती हैं, केस स्टडीज आती हैं, मगर केस स्टडी का आंसर देने के लिए भी प्रोविजंस ऑफ लॉ वगैरह लिखने पड़ते हैं ना। तो ये एक तरह का थ्योरेटिकल पेपर हो जाता है जहां पर आपको आंसर बेशक पता भी है मगर आपको लैंग्वेज चाहिए उसे एक्सप्रेस करने में। काफी सारे बच्चों को फाउंडेशन लेवल पे दिक्कत ही यही आती है दैट उनके पास लैंग्वेज नहीं बचती। उनको समझ आ रहा होता है लॉ मगर उनको लैंग्वेज लिखने में दिक्कत आती है। अब सवाल यह है सर टैक्सेशन इस कैटेगरी में आता है या इस कैटेगरी में आता है? मजे की बात सुनो बड़े ध्यान से, टैक्सेशन में सब्जेक्ट पता कैसे आएंगे, क्वेश्चन कैसे आएंगे, खासकर इनकम टैक्स में आपको न्यूमेरिकल फिगर्स दे रखी होंगी, एक पर्सन के बारे में सारी डिटेल दे रखी होंगी, दैट एक पर्सन का पीएनएल अकाउंट दे रखा है, और उस पीएनएल अकाउंट को देखकर, या एक पर्सन की सैलरी की डिटेल दे रखी है, एक पर्सन की सेल या परचेज की डिटेल दे रखी है, इस डिटेल से आपको उस पर्सन की इनकम टैक्स लायबिलिटी निकालनी है या उस पर्सन की जीएसटी लायबिलिटी निकालनी है। यानी पहली बार आप टैक्स का पेपर डाउनलोड करके देखना, आईसीआई की वेबसाइट पे जाकर आज टैक्स का पेपर डाउनलोड करके देखना, पहली बार जब आप टैक्स का पेपर देखोगे आपको लगेगा यार ये तो प्योर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, यहां तो बिल्कुल अकाउंट्स जैसे क्वेश्चन आए हुए हैं जैसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में आते हैं। बट ध्यान देना अकाउंट्स में जब आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है ना, मान लो फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन आता है, उसको सॉल्व करते समय आप अकाउंट्स में क्या चीज करनी चाहिए, क्या लॉजिकल अकाउंट्स के हिसाब से वो करते हो। यानी अगर आपको ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक कोई ट्रीटमेंट दे रखी है तो आप वहां पर अपनी नॉलेज कौन सी लगाते हो, अकाउंटेंसी की, अकाउंटेंसी के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स लगाते हो। यहां पर जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करना है उसके लिए प्रोविजंस ऑफ लॉ है, मतलब इनकम टैक्स को गवर्न करने के लिए इनकम टैक्स एक्ट है, जीएसटी को गवर्न करने के लिए जीएसटी एक्ट है। यानी हमें करना क्या पड़ेगा, इस सवाल को आप अपनी मर्जी से सॉल्व नहीं कर सकते। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए, टू आंसर दिस क्वेश्चन यू शुड नो द लॉ। तो मजे की बात क्या है, इनकम टैक्स और जीएसटी में पढ़ना तो पड़ेगा आपको एक तरह का लॉ, जैसे कॉर्पोरेट लॉ, कॉर्पोरेट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, ये एक लॉ है सरकार द्वारा बनाए गए, वैसे ही आपको इनकम टैक्स और जीएसटी में पढ़ना तो लॉ पड़ेगा। मगर अनलाइक आपका कॉर्पोरेट लॉ का सब्जेक्ट, अनलाइक आपका फाउंडेशन का बिजनेस लॉ का सब्जेक्ट जहां पर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आते थे, यहां पर उस लॉ को प्रैक्टिकल क्वेश्चन में अप्लाई करना है। यानी अगर मान लो इनकम टैक्स की बात करूं, आपने लॉ में पढ़ लिया इनकम टैक्स में ये चीज ऐसे टैक्सेबल होती है, ये चीज टैक्सेबल नहीं होती, इसकी वैल्यू ऐसे निकालनी है, वो चीज आपसे थ्योरी में नहीं पूछी जाएगी, प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे दिया जाएगा। उस प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए नॉलेज लगानी है। तो जो आपके दिमाग में डाउट है ना सर ये क्या, ये क्वेश्चन क्या, ये सब्जेक्ट प्रैक्टिकल है या थ्योरेटिकल है, लेट मी टेल यू, ये क्वाज़ाई प्रैक्टिकल है, क्वाज़ाई थ्योरी है। क्वाज़ाई वर्ड याद है, फाउंडेशन लेवल पे पढ़ा होगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट, मुझे नहीं पता तुम क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट बोलते हो या क्या बोलते हो, मैं तो क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट बोलता हूं। क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट क्या होते थे याद करो,
वो जो कॉन्ट्रैक्ट जैसे दिखते हैं मगर असली में कॉन्ट्रैक्ट होते नहीं है, उन्हें क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट बोलते थे। ऐसे होता था ना कुछ। सिमिलरली मैं क्वाज़ाई प्रैक्टिकल और क्वाज़ाई थ्योरी क्यों बोल रहा हूं, ना तो ये प्योरली थ्योरी सब्जेक्ट है, ना ये प्योरली प्रैक्टिकल है। सर हमारे क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्या हमारे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं? नहीं 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 नहीं, आपके क्वेश्चंस, बात करूं इनकम टैक्स की, आगे आगे आप जाकर देखोगे इनकम टैक्स में तो लगभग लगभग सारे क्वेश्चन ही आपके प्रैक्टिकल आएंगे। लगभग लगभग एक आधा क्वेश्चन हो सकता है जो केस स्टडी बेस्ड आ जाए, अदरवाइज आपके मेजॉरिटी क्वेश्चन इनकम टैक्स में प्रैक्टिकल आएंगे। जीएसटी में आपके क्वेश्चन प्रैक्टिकल भी होंगे और केस स्टडी बेस्ड भी होंगे, प्योर थ्योरी क्वेश्चन कोई नहीं आएगा। ऐसा कुछ नहीं आएगा एक्सप्लेन द प्रोविजंस ऑफ माइनर अंडर इनकम टैक्स एक्ट, ऐसे क्वेश्चन बीकॉम लेवल पे आते हैं। आप में से कोई बच्चे ने बीकॉम कर लिया है, वहां पर बीकॉम लेवल पे आते हैं एक्सप्लेन द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन, ऐसा कुछ नहीं पूछा जाता। आईसीएआई टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछता है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। तो 70 मार्क्स का जो पेपर मैं आपको कह रहा हूं ना डिस्क्रिप्टिव, डोंट थिंक डिस्क्रिप्टिव का मतलब है थ्योरी, डोंट कंफ्यूज द वर्ड डिस्क्रिप्टिव विद थ्योरी। डिस्क्रिप्टिव मींस यहां पर आपके आएंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस जिनका आंसर आपको लिख के आना है। यहां पर एमसीक्यू में आएंगे आपके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जिनका आंसर टिक करके आना है। बट पेपर प्योरली 100% कॉन्सेप्चुअल होगा, और वो कॉन्सेप्ट कोई अकाउंट्स वाला कॉन्सेप्ट नहीं है जो मैं आपको बोलूंगा बेटा डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, इसको डेबिट में लिख देना, इसको ऐड कर देना, इसको लेस, ना 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 ना। यहां हर चीज का एक सेक्शन होगा। पढ़ते समय हमें हर चीज कहां लिखी है, ये ट्रीटमेंट कहां लिखी है, सेक्शन पढ़ना पड़ेगा। पढ़ते समय आपको फीलिंग आएगी अरे ये तो लॉ जैसा है, जब क्वेश्चन आएगा आप कहोगे अरे ये क्या हो गया, ये लॉ जैसा नहीं है, इसके सवाल तो दूसरी तरह से आ रहे हैं। तो बहुत मजा आने वाला है कुछ बच्चों का। इनफैक्ट आप अपने सीनियर से बात करोगे, मेजॉरिटी बच्चे जो मेहनत करना जानते हैं उनका टैक्स एक समय बाद ना फेवरेट सब्जेक्ट हो जाता है। बाकी सारे सब्जेक्ट्स तो ना इसके सामने ऐसे बोरिंग से लगते हैं, क्योंकि यहां सबसे ज्यादा थ्रिल है, आपको लॉ भी पढ़ना है, उसे प्रैक्टिकली अप्लाई भी करना है। अब मैंने आपको ये तो बता दिया हमें सब्जेक्ट हमारा किस तरह से है। अगली चीज है हमारी स्टाइल ऑफ लर्निंग। हमें क्लास में सर सीखना कैसे है, मतलब आप पढ़ाओगे कैसे, आप हमें लॉ पढ़ाओगे, आप हमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराओगे, पढ़ाओगे कैसे? हमने अकाउंट्स तो पढ़ रखा है, हमने लॉ पढ़ रखा है, हमने टैक्स कभी पढ़ा नहीं, तो एक आइडिया दे दो सर कैसे पढ़ाओगे। तो मैं आपको एक बार बताता हूं, टैक्स पढ़ाने के दो तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि मैं आपको प्रोविजंस बताता चला जाऊं, बेटा एज पर सेक्शन सो एंड सो ये चीज लिखी है, इस सेक्शन में ये लिखा है, इस सेक्शन में ये लिखा है। और बिलीव मी प्रोविजंस इतने से नहीं है, प्रोविजंस बहुत सारे हैं। जीएसटी के भी प्रोविजंस हैं, इनकम टैक्स के भी प्रोविजंस हैं। अगर मैं आपको प्रोविजंस बताता गया और आप प्रोविजंस याद करने शुरू कर दो, हो ही नहीं पाएगा। 5 दिन 7 दिन 10 दिन से ऊपर टैक्स दिमाग में नहीं रहेगा, भूल जाएगा। तो सर टैक्स को याद कैसे रखना है? मेजॉरिटी बच्चे जो टैक्स पढ़ते हैं ना, कुछ बच्चे हो सकता है उन्होंने पहले टैक्स कभी पढ़ भी रखी हो, सबको टैक्स से शिकायत ये रहती है सर प्रोविजंस याद नहीं रहते। मैं बताता हूं याद क्यों नहीं रहते, क्योंकि आप प्रोविजंस को क्रैम अप करने की कोशिश करते हो। रादर अगला तरीका पता है क्या टैक्स करने का? पहले मैं आपको उस एक्ट के बारे में, उस टैक्स के बारे में कुछ बेसिक्स चीजें बताऊंगा। वो टैक्स का स्ट्रक्चर कैसा है, सरकार की सोच क्या है उसको टैक्स बनाने के लिए, वो सारा बेसिक स्ट्रक्चर बताने के बाद मैं आपको सिचुएशन क्रिएट करूंगा। मतलब मैं सुनाऊंगा आपको कहानियां, मैं आपके साथ कहानियां सुनाने आया हूं, ठीक है जी। मैं आपको कहानियां सुनाऊंगा, यानी आपके सामने एक सिचुएशन क्रिएट कर दूंगा कि टैक्सेशन में एक असेसी ने ऐसे 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 कर लिया, और उस सिचुएशन को सोचकर आपको मुझे बताना है कि अगर आप एक लॉ मेकर हो, अगर आपका काम लॉ बनाना वाले हो, आप लॉ बनाता कौन है अभी बताऊंगा। पास तो पॉलिटिशियंस वगैरह करते हैं, मगर बनाने के लिए तो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं ना। तो अगर आप वो आईएएस ऑफिसर हो जो लॉ बना रहा है, तो आप क्या करोगे? एंड बिलीव मी, आज आपको पहली क्लास में लग रहा है सर कैसी बात कर रहे हो, मैं 19 साल का 20 साल का बच्चा मैं लॉ बनाऊंगा। बिलीव मी, आपके दिमाग में जो चीज आएगी ना, ऐसे बना देना चाहिए लॉ, लॉ में असली में वही लिखा होगा, असली में इनकम टैक्स में या जीएसटी में वही लिखा होगा। बस मुझे क्या करना है, मुझे वो लॉ मेकर की सोच आपके दिमाग में डालनी है। एक बार मैंने वो सोच आपके दिमाग में डाल दी, आधे प्रोविजन तो आप खुद बनाते जाओगे। खुद मैं आपसे चैट में पूछूंगा यहां पर क्या होना चाहिए, एंड बिलीव मी 80 से 90% बच्चों का आंसर सही होगा। दैट्स हाउ इफ यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द लॉजिक बिहाइंड प्रोविजंस, आपको प्रोविजन रट्टा नहीं मारने पड़ेंगे, आपको सिर्फ सेक्शन नंबर ध्यान रखने पड़ेंगे।
कि हाँ ये चीज कहां दे रखी है, ताकि आप आंसर में लिख सको, बट वो प्रोविजन जिंदगी भर नहीं भूलेगा। आज भी मैं आपको बता दूं, आपकी अगर जान पहचान में कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो सीनियर है, सीनियर मतलब कम से कम 5-6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, उनसे पूछना क्या उनको आज टैक्स का लॉ पूरी तरह से याद है। जितना पुराना सीए होगा ना, वो कहेगा भाई मुझे कुछ याद नहीं है। बड़े बड़े सीए 15-20 साल जिनको हो गए हैं, उन्हें टैक्स के प्रोविजन भूल गए हैं, मगर लॉजिक के हिसाब से वो आज भी गेस कर लेते हैं यही चीज लिखी होगी टैक्स में। आगे स्टाफ रखा है, स्टाफ को बोलते हैं एक बार चेक करियो कौन से सेक्शन में लिखा है, बट दे नो व्हाट इज रिटन इन द लॉ। कारण पता क्या है, एक समय बाद ना आपको लॉ मेकर की सोच समझ में आ जाती है। मेरा काम ये है क्लास में दैट वो सोच आपको बतानी है, वो सोच आपके दिमाग में डालनी है। तो मुझे पहली बार जब मैं आपका टैक्स पढ़ा रहा हूं, मुझे तो लगता है टाइम। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो मैं आपको शॉर्ट कोर्स बना के दे दूं, सर फलाने टीचर ने तो बोला है उनकी क्लासेस इतने घंटे में खत्म हो जाएंगी, आपकी इतने घंटे में खत्म होंगी, मैं पहले बता रहा हूं लगभग 100 आवर्स का मिनिमम जीएसटी होगा और लगभग आपका 180 आवर्स का कितना होगा इनकम टैक्स, इससे ज्यादा हो सकता है, यानी 280 आवर्स तो आपको टैक्सेशन में लगेंगे। 280 आवर्स आपको ओवरऑल टैक्सेशन में लगेंगे, एंड इतना ये डिजर्व करता है सिलेबस को ध्यान में रखते हुए। चलो सर पहली बार तो आपने बता दिया आप कैसे पढ़ाओगे। अगली बात है सर ठीक है हम मानते हैं कि हमें कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होनी चाहिए, आप हमें फ्यूचर के लिए तैयार कर रहे हो, जैसे आपने बोला हमने अपनी बेइज्जती भी नहीं करानी, आपकी भी नहीं करानी, इंस्टीट्यूट की भी नहीं करानी, इसलिए हम पहली बार कॉन्सेप्चुअली समझेंगे। मगर सर एग्जाम भी तो देने हैं, आई नो एग्जाम भी देने हैं, एंड लेट मी टेल यू, आज मैं आपको बताऊं कि सिर्फ कॉन्सेप्चुअल नॉलेज, कुछ लोग आपको ना बोलते हैं, अक्सर कुछ बच्चों को डाउट भी होता है सर व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल नॉलेज या एग्जाम, ये बहुत बड़ा डाउट होता है। मैं आपको बोलूं, इफ यू आर लिविंग इन प्रेजेंट डे वर्ल्ड, इंडिया के अंदर अगर आपके पास सिर्फ कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है तो भी दिक्कत है, और अगर आपका सिर्फ एग्जाम में मार्क्स हैं अच्छे तो भी दिक्कत है। क्यों? अगर आपके एग्जाम में मार्क्स हैं, मार्क्स आपके आ गए 85, नॉलेज है नहीं, तुक्के मार के चले गए थे कि हाँ भाई ये चैप्टर छोड़ दिया, भगवान ने किस्मत अच्छी कर दी तुम्हारी, उस चैप्टर में से क्वेश्चन नहीं आया, तो मुझे एक बात बताओ, उस समय तो आपको मार्क्स आ जाएंगे, रैंक आ जाएगी, लोग वाहवाही करेंगे, जब जाओगे कॉर्पोरेट के अंदर बेइज्जतियां कराओगे। मैंने तो खुद ईवाई में रहकर इंटरव्यू ले रखे हैं, मैंने तो बच्चों की खुद बेइज्जतियां करी हैं, मतलब हो सकता है आपको कोई बंदा टकरा भी जाए जिसने कभी ईवाई में इंटरव्यू जिसका मैंने लिया हो, तो मैंने तो देखा है सीवी में रैंक होती है, सीवी में मार्क्स होते हैं, जब पूछना शुरू करो कुछ पता ही नहीं होता, कारण वो ब्रशअप नोट्स पढ़ के आ गए, सर हम ये पढ़ के आ गए। तो नॉलेज भी होनी जरूरी है, नहीं तो मार्क्स के बेसिस पे जाओगे बेइज्जती कराओगे, आगे जाकर क्लाइंट के सामने बेइज्जती कराओगे, इंटरव्यू में बेइज्जती कराओगे। सर सिर्फ कॉन्सेप्चुअल नॉलेज हो तो भी बड़ी दिक्कत है। सिंपल सी बात है, मान लो मैं अभी आपके पास आया, लगभग मैं पिछले 1.25 घंटे से आपके सामने बोल रहा हूं, मैंने अपनी इंट्रोडक्शन दी, मैंने इंट्रोडक्शन में बोला मैंने ईवाई में काम कर रखा है, मैंने जीएसटी इंप्लीमेंटेशन में काम कर रखा है, मैं सही बताऊं तो मैंने फॉरेन के जीएसटी पे भी काम कर रखा है, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा का भी और यूएई के भी असाइनमेंट कर रखे हैं। तो आपको लग रहा है यार इस बंदे को आता तो है टैक्स। अगर मैं 1 मिनट के लिए आपको बोल दूं, मेरे बेटा सीए इंटर के अंदर ना 42 मार्क्स आए थे, आप में से आधे बच्चे कहेंगे उठो उठो सिरे टाइम वेस्ट करा रहा है ये बंदा हमारा, खुद के 42 नंबर आए हमें पढ़ाने आ गया। तो मैं असली में 42 आए नहीं, असली में मेरे 87 मार्क्स आए थे टैक्स के अंदर, कहो तो आपको मार्कशीट भी भेज दूंगा। मगर मैं आपको ये सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर मेरे अंदर दुनिया जहां की नॉलेज है, मैंने बड़ी बड़ी कंपनीज का मान लो टैक्स का काम किया है, मगर मेरे पास नंबर नहीं है, तो ये जालिम समाज बड़ा जज करता है, और तुम भी इस जालिम समाज के पार्ट हो। अगर मेरे 42 नंबर आए होते ना, तुमने जज कर लिया होता अभी तक, तुम आधे से ज्यादा बच्चे तो अभी तक एग्जिट मार के चले गए होते कि छोड़ो परे यार, क्या पढ़ना इस बंदे से। दैट इज द मेन प्रॉब्लम, ये दुनिया करती है अपने को जज, और अपने को मांग ये बताने के लिए दुनिया को कि हाँ हमें ये सब्जेक्ट आता है, हमें देने पड़ेंगे इस एग्जाम, और ये एग्जाम में लेने पड़ेंगे मार्क्स। मैंने आप में से कुछ बच्चों को पता होगा, जिनको नहीं पता मैं बता देता हूं, ऐसा नहीं कि मैं अपने बारे में पहली क्लास में बताना चाहता हूं। मैं आपको, मेरी ऑल इंडिया 6th रैंक थी इंटर के अंदर, फाउंडेशन में ऑल इंडिया 5th रैंक थी, सीएस वगैरह में थी। जैसी अगर मैं आपको बोलूं मेरी ऑल इंडिया 6th रैंक थी, आपके मन में एक तसल्ली आ जाती है बाय डिफॉल्ट, अरे ये बंदा पढ़ा लिखा है, इसको आता होगा।
आपने तो नहीं पूछा ऑल इंडिया 6th रैंक के अंदर मैंने कॉन्सेप्चुअली पढ़ा था या नहीं। तो ये मार्क्स हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। तो व्हाट आई वांट टू टेल यू, हमें पढ़ाई इस तरह से करनी है दैट कॉन्सेप्चुअली भी हमारा फंडा क्लियर हो और एग्जाम में भी मार्क्स लानी है, ताकि दुनिया को हर पल हमें प्रूव ना करता रहना पड़े कि हमें नॉलेज है। मार्क्स हमारे अपने आप बोलेंगे कि हमें नॉलेज है। तो अब हमारा पढ़ने का स्टाइल कैसे होगा, समझो समझो समझो। सबसे पहली बात, हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्चुअली। मुझे एक प्रोविजन समझाने के लिए 15 मिनट की कहानी गढ़नी पड़े, मैं कहानी गढ़ूंगा भाई, मैं तो कहानी गढ़ूंगा। और बिलीव मी, आपको कहानी सुन के जो क्लैरिटी आएगी, एग्जाम में वो कहानियां याद रहेंगी, प्रोविजन भूल जाओगे। प्रोविजन आपको उस कहानी से याद आएगा कि अरे ये तो वो वाली कहानी है सर में जिसमें वो एग्जाम्पल दिया था। तो मैं पहली बार तो आपको पढ़ाने के लिए कहानियां गढ़ूंगा, सिचुएशन दूंगा, यानी टाइम लगाऊंगा। मगर उसके बाद कॉन्सेप्चुअली पढ़ने के बाद सर एग्जाम में तैयारी करने के लिए हमारे पास क्या क्या तरीका है। सबसे पहली बात, क्लास में जो हम बुक रेफर करेंगे, जीएसटी और इनकम टैक्स। क्लास में जो आपको बुक प्रोवाइड की जाएगी वो हमारी एवीजे की बुक प्रोवाइड की जाएगी। जीएसटी का एक मॉड्यूल है, इनकम टैक्स के 2 मॉड्यूल हैं। जीएसटी का एक मॉड्यूल है, इनकम टैक्स के कितने मॉड्यूल हैं? इनकम टैक्स के 2 मॉड्यूल हैं आपके, ठीक है जी। तो आपको क्लास के अंदर बेसिकली पहले ये प्रोवाइड किया जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले किसी बच्चे ने पूछा, सर क्या आपके मॉड्यूल को रेफर करने के बाद आईसीएआई स्टडी मटेरियल को रेफर करना है? बिलीव मी, ये मॉड्यूल बनाते समय आईसीएआई के स्टडी मैट की एक एक लाइन पढ़ के ही मॉड्यूल बनाएंगे। तो अगर आप हमारा मॉड्यूल फॉलो करते हो, आईसीआई का एक एक इलस्ट्रेशन, एक एक पॉइंट कवर हो जाएगा। फिर भी मैं बच्चों को बोलता हूं, अगर आप तसल्ली करना चाहते हो, अगर एक चैप्टर हमारा यहां से फिनिश होता है, उसके बाद आप आईसीआई की बुक को ऊपर ऊपर से रेफर कर सकते हो, जस्ट टू बी डबली श्योर कि क्या आईसीआई में जो कॉन्सेप्ट्स दे रखे हैं क्या वो हमारे बुक में कवर्ड है या नहीं है। अदरवाइज आपकी बुक में 101% आईसीआई का एक एक क्वेश्चन वगैरह सब, एक एक कॉन्सेप्ट जो आईसीआई में दे रखा है कवर्ड है। ऑल्दो प्रेजेंटेशन अलग होगी, प्रेजेंटेशन सिंप्लीफाइड होगी, तभी तो मेहनत करके इतनी बुक्स बनाई है हमने। प्रेजेंटेशन टोटली अलग होगी, टेबुलर फॉर्म होएगी, तो आपको वो अलग मिलेगा। सर क्या बेयर एक्ट फॉलो करोगे? आपको कुछ जगह पे ना, वैसे इंटर लेवल पे आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया जाता बेयर एक्ट पढ़ना, और आप क्योंकि पहली बार पढ़ रहे हो बेयर एक्ट पढ़ भी नहीं पाओगे। मगर कुछ जगह मैंने अपनी बुक में बेयर एक्ट को कोट कर रखा है। बेयर एक्ट का मतलब, जिनको नहीं पता, मतलब जिस लैंग्वेज में आपका इनकम टैक्स एक्ट या जीएसटी एक्ट लिखा है, उस सेम लैंग्वेज को बोलते हैं बेयर एक्ट की लैंग्वेज। लॉ को इंटरप्रेट करने के लिए ना बेयर एक्ट की लैंग्वेज। तो बेयर एक्ट की लैंग्वेज पढ़ी कैसे जाती है, उसे रेफर करने के लिए आप अभी जीएसटी की जब आपको बुक मिलेगी, आप देखोगे कई जगह मैंने जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं उनको पहले बेयर एक्ट में लिखा है, फिर आगे उनका एनालिसिस लिखा है। पढ़ना आपको एनालिसिस है, क्योंकि एनालिसिस की लैंग्वेज सिंपल है, और वो लैंग्वेज भी रटनी नहीं है, उसे समझना है। आगे चलेंगे कैसे कैसे पढ़ना है वो आपको बताता चला जाऊंगा। कहीं पे भी लैंग्वेज रटनी नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है हमारे लिए रटना, हमें समझना है, क्योंकि हमें केस स्टडी और प्रैक्टिकल क्वेश्चन में अप्लाई करना है। मगर बेयर एक्ट की लैंग्वेज क्यों लिखी होगी? ताकि आपको बेयर एक्ट पढ़ना आए, ताकि आपको पता लगे एक कॉमा की वजह से, एक वर्ड की वजह से कितना अलग इंटरप्रिटेशन आती है। मैं आपको बेयर एक्ट दिखाऊंगा, आपसे पूछूंगा इसका क्या मतलब निकल रहा है, फिर बताऊंगा कोर्ट ने इसका क्या मतलब निकाला है। उससे ना थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है सारा सब्जेक्ट, मजा आने लग जाता है, बेयर एक्ट का डर खत्म हो जाता है। बट बेयर एक्ट क्या आपको क्लास के अंदर करना पड़ेगा? द आंसर इज नो। प्रफुल, आपका क्वेश्चन मैंने पढ़ लिया, मैं आपको एड्रेस करूंगा, एक बार मुझे आगे बढ़ने दो। अभी सिलेबस बताऊंगा ना, आपका क्वेश्चन एड्रेस हो जाएगा। जो अभी ये एमसीक्यू और डिस्क्रिप्टिव का पूछ रहे हो, अभी बताऊंगा ये वाली चीज में, ठीक है जी। तो बेयर एक्ट का रेफरेंस यहां पर थोड़ा थोड़ा मिल जाएगा। इसी बुक के अंदर जिन बच्चों ने फाउंडेशन में इकोनॉमिक्स की बुक मेरी देखी हुई है उनको तो पता होगा, बाकियों को बताता हूं। जब आपको बुक मिलेगी ना, आपको बुक में अलग अलग खाली बॉक्सेस बने मिलेंगे, पूरे पूरे पेज पे, आधे आधे पेज पे खाली बॉक्सेस बने होंगे। वैसे तो बुक पूरी टेबुलर फॉर्म में है, मगर खाली बॉक्सेस होंगे। ये मत समझना कि प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, खाली बॉक्स क्यों है। मैं अपनी बुक में एग्जाम रिलेटेड बहुत सारी नोटिंग्स कराता हूं, तो आपको भर भर के नोटिंग्स कराई जाएंगी बुक के अंदर। बिलीव मी, आपकी बाकी सारी बुक नई नवेली पढ़ी क्यों ना रह जाए, टैक्स की बुक नई नवेली नहीं रहने दूंगा मैं बहुत सारी नोटिंग्स कराता हूं। दिस इज पार्ट ऑफ माय स्टाइल। इकोनॉमिक्स में भी मैं कराता था, और अब मैं इंटर लेवल पे टैक्सेशन में भी और इकोनॉमिक्स ऑफ फाइनेंस में भी नोटिंग कराता हूं। नोटिंग करने से क्या होता है,
कई जगह पर मैं इंग्लिश में नोटिंग कराऊंगा, कहीं पर मैं हिंदी इंग्लिश मिक्स करके नोटिंग कराऊंगा, ताकि वो चीजें पढ़ के आपको ना इन दिनों क्लास करते समय हर किसी को अच्छे से याद रहती हैं चीजें, बाद में भूल जाते हो, तो वो नोटिंग्स हेल्प आती हैं वो सारा कॉन्सेप्ट रिकॉल करने में। तो वो बहुत सारी नोटिंग्स भी हम क्लास के अंदर करेंगे। हो सकता है कुछ जगह मैं आपको कुछ फ्लो चार्ट बनवा दूं पूरे कॉन्सेप्ट को रिकॉल कराने के लिए, तो वो कहां पर कौन सी नोटिंग करानी है वो आपको बुक के अंदर मिलाएगा। ठीक है जी, तो ये मैंने आपको बता दिया, क्लास के समय हम बुक को फॉलो करेंगे। सर इसके बाद क्वेश्चंस कहां से करेंगे? क्वेश्चंस करने के लिए आपने सुना होगा सर आईसीआई के स्टडी मैट के क्वेश्चंस तो करने ही करने हैं, आईसीआई के स्टडी मैट का एक एक क्वेश्चन हमें करना ही करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट पास्ट ईयर के क्वेश्चन भी हमें करने हैं, आरटीपी आता है रिवीजन टेस्ट पेपर, उसके क्वेश्चन भी, और एमटीपी के क्वेश्चन भी करने चाहिए। दिस इज व्हाट यू वुड हैव लर्नड। ये सारे क्वेश्चन आपके कंपाइल करके आपको क्वेश्चन बैंक में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अपार्ट फ्रॉम जीएसटी का मॉड्यूल आपको जीएसटी का क्या मिलेगा? क्वेश्चन बैंक, और उस क्वेश्चन बैंक में आईसीएआई के स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन, पास्ट ईयर, एमटीपी, आरटीपी सब कवर्ड होगा। इनफैक्ट अपार्ट फ्रॉम दिस मेरे कुछ सेल्फ मेड क्वेश्चन भी हैं, क्योंकि मैंने आपको बोला ना कॉन्सेप्चुअल नॉलेज चेक होती है आपकी, तो आपके कुछ सेल्फ मेड क्वेश्चन भी मैंने उसमें डाल रखे हैं। आपको पूरा क्वेश्चन बैंक मिलेगा जीएसटी का। इनकम टैक्स का क्वेश्चन बैंक मैंने अलग से नहीं बनाए, इनकम टैक्स के क्वेश्चन मैंने इसी मॉड्यूल में इनकॉर्पोरेट कर दिए। तो आपको मॉड्यूल में अभी तक क्या मिलेगा? जीएसटी का मॉड्यूल अलग, जीएसटी का क्वेश्चन बैंक अलग, इनकम टैक्स का क्वेश्चन बैंक अलग से नहीं है। इनकम टैक्स के दो मॉड्यूल होने का कारण ही यही है, इनकम टैक्स के प्रोविजंस एज वेल एज चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मेन मॉड्यूल में इनकॉर्पोरेटेड है, और ये दोनों चीजें सॉल्व होंगी। कारण मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, एक एक सवाल आपको करा के दिखाऊं। हम डिस्कस करेंगे क्लास के अंदर, मगर मैं कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क में दूंगा और सिर्फ डाउट्स लूंगा आपके। क्यों? क्योंकि सारे क्वेश्चन पूरी तरह से सॉल्व दे रखे हैं बुक के अंदर, तो आपको वो दिक्कत नहीं आएगी कि एक दूसरे से पूछ रहे हो अरे ये कैसे सॉल्व होगा, ये कैसे सॉल्व होगा। मैंने सॉल्व करके दे दिए अलॉन्ग विद प्रेजेंटेशन। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है तो प्रोविजंस ऑफ लॉ, केस कंक्लूजन, वो सब आपको 3 नंबर में कैसे लिखना है, 2 नंबर में कैसे लिखा है, वो आपको सॉल्यूशन ओरिएंटेड पूरी मॉड्यूल मिलेगा। इनकम टैक्स में एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने के लिए लास्ट में मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉफ्ट कॉपी में देता हूं, वो अलग से मिलेंगे, वो आपको लास्ट में मिलेंगे उन बच्चों के लिए जो अपार्ट फ्रॉम द क्वेश्चंस जो मैंने बुक में दिए हैं कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उनको मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन दूंगा। जीएसटी का क्वेश्चन बैंक बहुत ही ज्यादा होलिस्टिक है, उसके बाहर से आज तक आईसीआई ने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। मतलब ऐसा नहीं है पूछ नहीं सकता, आईसीआई नए नए क्वेश्चन निकालता रहता है, मगर आज तक आईसीआई ने उनके बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन आपके क्वेश्चन बैंक में कवर्ड है एंड इट इज सॉल्व्ड। अगला सवाल है सर लास्ट में रिवीजन कैसे करनी है? सर लास्ट में रिवीजन कैसे करनी है? सर क्वेश्चन को सॉल्व करते समय रिक्वायर्ड सेक्शन प्रोविजन की एग्जैक्ट लैंग्वेज लिखनी होती है या सेक्शन का प्रोविजन नंबर? ध्रुव आगे जब क्वेश्चन करेंगे तब मैं ये चीज समझाऊंगा, पहली क्लास में मैं आंसर दूंगा आप समझ नहीं पाओगे। फिर भी अगर आप पहली क्लास में आंसर सुनना चाहते हो तो लेट मी टेल यू, यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू राइट द एग्जैक्ट लैंग्वेज, आपको क्रक्स लिखना है उस लैंग्वेज का, अपनी खुद की लैंग्वेज में आप लिख सकते हो। सेक्शन नंबर आई वुड पर्सनली रिकमेंड, सेक्शन नंबर हम याद करेंगे एंड वो क्लास में मैं बार बार बोल बोल के आपको सेक्शन नंबर याद करा दूंगा। बिलीव मी, मैं सेक्शन का रेफरेंस इतनी बार बोलूंगा, जैसे आपका नाम ध्रुव है ना, वैसे ही आपको सेक्शन को आप नाम से पहचानोगे, जैसे लोग आपको ध्रुव नाम से पहचानते हैं, आप भी प्रोविजंस को सेक्शन के नाम से पहचानोगे, इतनी बार रिपीट करेंगे। फाउंडेशन लेवल पे सेक्शन नंबर याद नहीं रखने पड़ते, इंटर लेवल पे मैं तो आपको सेक्शन नंबर याद कराऊंगा। ठीक है जी, आगे रिवीजन। सर आप हमने जब पढ़ लिया रिवीजन कैसे करेंगे? सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो सीए इंटर में आती है और खासकर टैक्स में आती है, सिलेबस इतना ज्यादा है सर, स्टार्टिंग में तो मजा आता है पढ़ते समय, बट धीरे धीरे दिमाग से साफ होता चला जाता है। और एग्जाम में अगर रिवाइज करके नहीं गए, नॉलेज जितनी मर्जी हो, एग्जाम में नंबर तो नहीं दिखेंगे। तो एग्जाम में नंबर लेने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप ढंग से रिवाइज करके जा रहे हो। इसके लिए मैं आपको बताऊं, पहली चीज क्या है? फ्लो चार्ट्स। एक चीज मैं हमेशा बोलता हूं और फिर से बोल रहा हूं, शायद आपने किसी यूट्यूब वीडियो में भी मुझे बोलते सुना होगा, आपका दिमाग इस तरह से ट्रेन किया गया है, वो इंफॉर्मेशन कम याद रखता है, वो पिक्चर्स ज्यादा याद रखता है। यस और नो? सोच के देखो, आप सोचो स्कूल लाइफ में कभी कोई सब्जेक्ट पढ़ा होगा, ज्योग्राफी, एसएसटी, हिस्ट्री वगैरह। आज मैं आपसे पूछूं हिस्ट्री पढ़ी है आपने, आप बोलोगे हाँ पढ़ी है,
मैं आपसे हिस्ट्री के सवाल पूछने लग जाऊं, आपने हिस्ट्री में क्या पढ़ा था वो याद नहीं होगा, मगर आज भी हिस्ट्री की क्लास कौन सी क्लासरूम में लगती थी, हिस्ट्री की टीचर कैसी दिखती थी वो याद होगा। खासकर अगर आपकी टीचर फीमेल टीचर थी तो आपको याद ही होगा कैसी टीचर दिखती थी। तो हिस्ट्री के अंदर पढ़ा क्या था वो भूल गए, हिस्ट्री की टीचर कैसी दिखती थी, कैसा दिखता था वो शायद आज भी याद है। दिस प्रूव्स दैट आपका माइंड ना पिक्चर्स को ज्यादा याद रखता है, डेटा को कम याद रखता है। तो इट इज वेरी असेंशियल दैट आप जो भी प्रोविजन पढ़ते हो वो पिक्चर फॉर्म में पढ़ो। पिक्चर फॉर्म का मतलब ये नहीं है कि कार्टून नेटवर्क चला लो उठा के, कार्टून्स डाल डाल के याद करो। पिक्चर्स का मतलब है सारे चैप्टर को एक फ्लो चार्ट के रूप में समराइज करना जरूरी है, ताकि आप आंख बंद करो आपको याद आ जाए, अच्छा इस चैप्टर में पहले हमने पढ़ा व्हाट इज सप्लाई, फिर हमने पढ़ा सप्लाई क्या चीजें नहीं होती, फिर हमने पढ़ा क्या चीजें सप्लाई हो सकती हैं। इस तरह से आपके दिमाग में एक पिक्चर बन जाए ना, बिलीव मी याद ही याद रहेगा। मैं आज तक जो अपना इनकम टैक्स और जीएसटी रिकॉल करता हूं, कई बार मैं भूल जाता हूं ना, मान लो मुझे 6 महीने हो गए जीएसटी पढ़ाए, लास्ट टाइम मैंने जीएसटी फरवरी में पढ़ाया था, आज मुझे कोई प्रोविजन रिकॉल करना है, मेरे दिमाग में वो पिक्चर आती है, मेरे दिमाग में बेयर एक्ट नहीं आता, मेरे दिमाग में मेरी किताब की वो टेक्स्ट याद नहीं आता, मुझे तो ये भी नहीं पता मैंने उस किताब में क्या लैंग्वेज लिखी है, बट हाँ वो पिक्चर दिमाग में आती है। इस चीज के लिए मैं हमेशा बच्चों को सजेस्ट करता हूं, जो भी आप पढ़ते हो उसको फ्लो चार्ट में याद करने की कोशिश करो। फाउंडेशन लेवल पे भी ये ज्ञान मैंने आपको यूट्यूब वीडियो के थ्रू या जिन बच्चों ने क्लास ली थी उनके क्लासेस के अंदर बार बार बोल के दिया था, बट बिलीव मी आधे से ज्यादा बच्चों ने फ्लो चार्ट बनाए नहीं होंगे। जिन बच्चों ने साहिल सर के फ्लो चार्ट रेफर किए वो अलग बात है, हाँ बोलता मैं ये हूं कि आप खुद बनाओ, बनाता कोई नहीं है। दिस इज जस्ट लाइक दुनिया का ज्ञान हम सबको पता है कि ये करना चाहिए, रोज सुबह उठ के एक्सरसाइज करना चाहिए, खाली पेट पानी पीना चाहिए, रात को जाते समय ब्रश करना चाहिए, करता कोई नहीं है। इसीलिए फ्लो चार्ट की बुक हमने खुद बनाकर आपको प्रोवाइड करेंगे। आपको एक जीएसटी की फ्लो चार्ट बुक मिलेगी और एक इनकम टैक्स की फ्लो चार्ट मिलेगी। इसके अंदर कंप्लीट कवरेज होगी पूरे सिलेबस की, सारे सिलेबस की एक एक पॉइंट को फ्लो चार्ट फॉर्म में, पिक्टोरियल फॉर्म में डाला गया है। जीएसटी के अप्रोक्सीमेटली आपके 60 चार्ट्स होंगे, शायद बढ़ के इस बार 65 हो जाए थोड़े से, और इनकम टैक्स के अप्रोक्सीमेटली 100 चार्ट्स होंगे। इनकम टैक्स की अभी चार्ट बुक पूरी तरह से फिनिश नहीं हो पाई है इस बार के लिए, तो 100 से ऊपर यानी 60 प्लस 100 लगभग 160 चार्ट्स के अंदर आपका कंप्लीट सिलेबस कवर किया जाएगा। एंड लेट मी टेल यू, पहले मैं बता दूं, ये बुक पहली बार पढ़ने के लिए नहीं है, ये बुक है वो इम्तिहान की घड़ी, जब वो 1.5 दिन रह जाता है ना और सारा सिलेबस रिवाइज करना पड़ता है, तब हिम्मत नहीं होती है 3 मॉड्यूल उठाने की और ये क्वेश्चन बैंक उठाने की, तब हमारा साथी कौन होता है, ये फ्लो चार्ट की बुक। तो फ्लो चार्ट का पर्पस इज नॉट फर्स्ट टाइम स्टडी, द मेन पर्पस इज टू रिवाइज ऑन द लास्ट डेट, एंड दैट इज वाई अभी जब मैं आपको बुक्स भिजवाऊंगा ना, जीएसटी का मॉड्यूल, अभी इनकम टैक्स नहीं भिजवाऊंगा, इनकम टैक्स अगर अभी अमेंडमेंट्स कवर की जा रही हैं वो आपको बाद में जब इनकम टैक्स शुरू होगा रेगुलर बैच के समय तब प्रोवाइड किया जाएगा। अभी आपको जीएसटी की बुक और जीएसटी का क्वेश्चन बैंक भेजा जाएगा। जानबूझ के मैं जीएसटी की फ्लो चार्ट बुक को होल्ड पे रख रहा हूं, एक दो फ्लो चार्ट बनाने हैं अमेंडमेंट की वजह से, वो भी रीजन है, और होल्ड पे इसलिए रख रहा हूं। अगर ये बुक मैंने आपको फर्स्ट डे दे दी, मैं आपको दिखा दूंगा फ्लो चार्ट्स क्लास के दौरान, मगर अगर मैंने आपको फ्लो चार्ट बुक पहले दिन दे दी तो वही हाल होगा, घर वाले बोलेंगे नहाना चाहिए, नहाते नहीं हो, घर वाले बोलते हैं ब्रश करना चाहिए, ब्रश नहीं करते, मैं बोल बोल के थक जाऊंगा, मॉड्यूल पढ़ो, फ्लो चार्ट मत पढ़ो, अभी तुमने सबने पढ़ना फ्लो चार्ट है, तुमने मॉड्यूल रख देने साइड में, मैं नहीं चाहता तुम मॉड्यूल साइड में रखो, क्योंकि मॉड्यूल में इलस्ट्रेशंस होंगी, एग्जांपल्स होंगे, लैंग्वेज होएगी, बेयर एक्ट की लैंग्वेज होएगी। आई वांट यू टू अंडरस्टैंड दैट। हम पढ़ते समय मॉड्यूल को रेफर करेंगे, ये जो क्वेश्चन, ये जो आपके फ्लो चार्ट है, दिस इज फॉर लास्ट डे रिवीजन, so that is why I will not provide you right now, I will provide you this after the completion। जैसे जीएसटी का सिलेबस खत्म हुआ, जीएसटी का फ्लो चार्ट मिलेगा, इनकम टैक्स का सिलेबस खत्म हुआ, इनकम टैक्स का फ्लो चार्ट मिलेगा, साथ साथ नहीं मिलेगा तुम्हें, साथ साथ मिलेगा तो तुम निकम्मेपन का काम करोगे। बात समझ में आ रही है सर? ये तो समझ में आ गया आप क्या क्या दोगे। अच्छा जल्दी से क्रक्स बताऊं क्या क्या मिलने वाला है आपको बुक्स के नाम पर, एक जीएसटी का मॉड्यूल, एक जीएसटी का क्वेश्चन बैंक, एक जीएसटी की
फ्लो चार्ट की बुक। ये 3 बुक तो हो गई हमारी जीएसटी की, फ्लो चार्ट की अभी नहीं आएगी, बाद में आएगी, ठीक है जी। फिर 2 इनकम टैक्स के मॉड्यूल जिनके अंदर क्वेश्चन बैंक इंक्लूडेड है, साथ साथ इनकम टैक्स की फ्लो चार्ट बुक। कोशिश करूंगा एक ही बार में दूंगा, हो सकता है सारे फ्लो चार्ट अपडेट ना हो टाइम पर, तो आधी आधी करके हो सकता है बांट के दे दूं, वो डिपेंड करता है मेरे एंड पे काम कितने कब खत्म होगा फ्लो चार्ट का। अपडेट करने पड़ते हैं ना हर अटेम्प्ट के अंदर, तो फ्लो चार्ट की बुक और साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बाद में प्रैक्टिस के लिए, दैट आई विल थिंक सॉफ्ट कॉपी के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। जिस बच्चे ने करना है एक्स्ट्रा प्रैक्टिस वो करेगा, जिसने नहीं करना वो नहीं करेगा। लास्ट चीज सर, टेस्ट कैसे होंगे? सर जब से आपको YouTube पे सुनना शुरू किया है, आपको बस एक ही बात बोलते देखा है, चैप्टर वाइज टेस्ट दो, चैप्टर वाइज टेस्ट दो। अगर आप में से कोई बच्चा मुझे 6 महीने 1 साल से फॉलो कर रहा है, मैं अपनी ऑन एन एवरेज हर 5वीं वीडियो में एक ही ये चीज बोलता हूं, टेस्ट आखिरी के लिए मत छोड़ो, फुल सिलेबस टेस्ट देंगे, ये देंगे, वो देंगे। अरे वो ख्याली पुलाव है, किसी ने पूरे नहीं करे, करे भी हैं तो आखिरी में क्या टेस्ट देके क्या उखाड़ लोगे? आपको देने पड़ेंगे साथ साथ टेस्ट, विच विल टेल यू कि क्या आपकी साथ साथ तैयारी बढ़िया चल रही है या नहीं। तो हमारे टेस्ट कैसे होंगे, अब मैं आपको बताता हूं। लास्ट बैच में मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पहली बार किया। अक्सर मैंने किसी भी फैकल्टी को ये चीज करते नहीं देखी, क्योंकि मेहनत बहुत लगती है। मैंने इनकम टैक्स में कॉन्सेप्ट निकाला लास्ट टाइम डेली टेस्ट का, इनकम टैक्स में कॉन्सेप्ट निकाला डेली टेस्ट का। मतलब जब मेरी इनकम टैक्स की लास्ट बैच में क्लास शुरू हुई थी ना, तब उस समय अपना फरवरी मार्च का महीना था, कोविड थोड़ा डाउन चल रहा था, फेस टू फेस क्लास ओपन हो गई थी। तो मैं फेस टू फेस क्लास में क्या करता था, अगर मान लो मेरे को 3.25 घंटे का स्लॉट मिला हुआ है, डेली क्लास खत्म होने के बाद 10 मिनट जो लास्ट में मैं 10 मिनट पहले क्लास खत्म कर देता था, डेली एक टेस्ट होता था, डेली टेस्ट। अगर मैंने चैप्टर 1 करा दिया है, मैं चैप्टर 2 पे पहुंच गया हूं, तो आप मान के चलो डेली आपको चैप्टर 1 का टेस्ट मिलेगा डेली में। फिर क्योंकि डेली टेस्ट बनाना विद सॉल्यूशन देना आपको मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होता जा रहा था, इस अटेम्प्ट में तो सब कुछ बन चुका है। पिछली बार पहली बार किया था तो पिछली बार डेली अचीव नहीं कर पाया मैं, हफ्ते में ऑन एन एवरेज 4 टेस्ट में लेता था। और टेस्ट ऐसा कोई लंबा चौड़ा नहीं होता था, 20 मार्क्स का, 25 मार्क्स का, 5 मार्क्स का, 10 मार्क्स का, एक क्वेश्चन, 3 एमसीक्यू, दैट्स इट। 10 मिनट के अंदर टेस्ट हो जाए, मगर उससे इंश्योर होता था डेली प्रैक्टिस होना। प्रोविजन भूल ही नहीं सकते, अगर वो प्रोविजन रोज तुम्हें टेस्ट के थ्रू याद दिलाऊंगा। जीएसटी के अंदर क्योंकि हमारा क्वेश्चन बैंक इतना एग्जॉस्टिव है, तो मैंने डेली टेस्ट नहीं लिए, बट जीएसटी में मैंने अप्रोक्सीमेटली 5 या 6 टेस्ट लिए थे। इस बार मेरा टारगेट है मैं जीएसटी में 5-6 टेस्ट को थोड़ा बढ़ा दूं। तो अगेन जीएसटी में मैं आपको पहले क्वेश्चन बैंक थोड़े क्वेश्चन कराऊंगा, थोड़े होमवर्क में दूंगा आपको। उसके बाद यहां पर भी आप मान के चलो, अगर आपके चैप्टर 1, 2, 3 खत्म हो गए तो आप चैप्टर 4 पे हो, तो 1, 2, 3 का किसी भी समय सरप्राइज टेस्ट लिया जा सकता है। तो मैं फुल सिलेबस टेस्ट लास्ट में लूंगा। आई डोंट पर्सनली बिलीव इन फुल सिलेबस टेस्ट, वो सिर्फ ना प्रैक्टिस करने के लिए होते हैं, और जब तक बच्चे की पूरी तैयारी नहीं हुई फुल सिलेबस दे ही नहीं पाएगा। तो फुल सिलेबस में मैं इतना बिलीव नहीं करता जितना मैं पावर ऑफ डेली टेस्ट में या वीक में 3 या 4 टेस्ट में करता हूं। तो इनकम टैक्स में तो आपके डेली टेस्ट होंगे, जीएसटी में आई एम नॉट कमिटिंग डेली टेस्ट, क्योंकि जीएसटी में आप समझ जाओगे फर्क होता है। तो जीएसटी में भी मैं क्वेश्चन बैंक की प्रैक्टिस और आपको टाइम टू टाइम टेस्ट देता रहूंगा। यानी ऑन एन एवरेज मेरा टारगेट है इस बार एटलीस्ट 10 से 12 जीएसटी के टेस्ट लेने हैं। और इनकम टैक्स में तो लास्ट बैच में मैंने अप्रोक्सीमेटली 25 टेस्ट लिए थे, आपके साथ मेरा टारगेट है 25 नहीं, कम से कम 35 टेस्ट तो आपके लूंगा ही लूंगा। तो इन टोटल मिनिमम कह रहा हूं 40 से 45 टेस्ट होंगे आपके, 40 से 45 टेस्ट होंगे जो मैं आपके लूंगा, जिसके क्वेश्चन आपको विद सॉल्यूशन दिए जाएंगे। अगर आपको सोच के डर लग रहा है, डरने वाली बात नहीं है, 10-10 मिनट के टेस्ट होंगे, बट आपको कॉन्सेप्ट में ऐसी क्लैरिटी आएगी, आपको ऐसा कॉन्फिडेंस आएगा ना, एग्जाम आता है आने दो, डरोगे नहीं आप एग्जाम में जाने से। और प्रोविजन भी साथ साथ रिवाइज होते रहेंगे। रिवाइज करने के लिए एक चीज तो मैंने बता दी, अगली चीज रिवाइज करने के लिए जो आपको पता ही है, रिवीजन वीडियोस। जैसे आपने फाउंडेशन के अंदर हमारी मैराथन वीडियोस देखे होंगे, आधे से ज्यादा बच्चे तो मुझे पता है ये वो इको की मैराथन वाले बच्चे होंगे, इको की मैराथन देके पढ़ने गए थे, बीसीके की मैराथन देके पढ़ने गए थे, मैथ्स की मैराथन। तो वो वाली चीज
यहां पर भी होएगी, यहां पर भी रिवीजन वीडियोस बनाऊंगा, आपके अटेम्प्ट के हिसाब से लास्ट में बनाऊंगा, बट जैसे अभी आपके अटेम्प्ट से पहले नवंबर 21 अटेम्प्ट आने वाला है, उनके लिए रिवीजन वीडियो बनाऊंगा। तो टाइम एंड अगेन अगर आपको लग रहा है आप जीएसटी भूल रहे हो, आप इनकम टैक्स भूल रहे हो, आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो आप उन रिवीजन वीडियोस को रेफर करते रह सकते हो। अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, अभी तो चलो ट्रैवल नहीं कर रहे, आपकी क्लास वर्चुअली लग रही है, तो आपका जो स्पेयर टाइम है उसे यूज करो। आप रात को सोने जा रहे हो, आपको आधा घंटा आदत है यूट्यूब पे बैठ के कैरी मिनाटी को देखना है, तन्मय भट्ट की बैठ के गेमिंग वीडियो देखनी है, किसी का व्लॉग देखना है, अरे छोड़ो, तुम्हें क्या लेना किसी का व्लॉग देख के, तुम्हें क्या करना, कैरी मिनाटी बैठ के गेम खेल रहा है, तुम नीचे ओपी 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 कर रहे हो। एक तो ये ओपी जान खा गया, पता नहीं ओपी का मतलब क्या, मुझे तो समझ में नहीं आता था अनलेस एंड अनटिल मेरी खुद के नाम पर ओपी ओपी लिखना लगा ना, तब जाके मैंने गूगल पे सर्च किया ये ओपी का मतलब क्या है। मुझे तो लगा था बच्चा गाली दे रहा है, कहीं किसी गाली की शॉर्ट फॉर्म है ओपी। तो ये हरकतें छोड़ दो, ये जो फालतू में यूट्यूब पे टाइम वेस्ट करते हो, इसकी जगह ना यूटिलाइज द टाइम रिवीजन वीडियोस देखने के लिए, या कुछ एक्स्ट्रा वीडियोस जो मैं डालता रहूंगा उनको देखने के लिए। किसी बच्चे ने स्टार्टिंग में पूछा सर ये जो हमारा क्या कहते हैं, भूल गया मैं क्या बोल रहा, हाँ सर आप जो प्रैक्टिकल क्या आईटीआर फाइलिंग जीएसटीआर फाइलिंग इनके ऊपर कोई वीडियो दोगे। अभी मेरे को इन दिनों टाइम नहीं मिल पा रहा, पिछले बैच वाले भी मांग रहे हैं, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा ना, इन दिनों इतने सारे बैचेस में व्यस्त हूं, टाइम नहीं मिल पा रहा, मैं एक्स्ट्रा जो वीडियोस हैं वो डालता रहूंगा। जैसे थोड़ा समय पहले मैंने वीडियो डाली थी कोविड वैक्सीन के ऊपर, आप में शायद कोई बच्चों ने देखी होगी। फिर मैंने एक क्रिप्टो करेंसी पे वीडियो डाली थी, उसकी टैक्सेशन कैसे होती है। सिमिलरली मेरे दिमाग में आइडियाज हैं, प्रैक्टिकल इश्यूज के ऊपर वीडियो डालते रहूंगा, तो उनको देखो खाली समय में, वो चीजें सुनो, इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ो, ये फालतू की चीजें करनी छोड़ दो। ये व्लॉगिंग करना, ये जब मेरी उम्र के हो जाओगे ना, टाइम पास करने के लिए, हाँ भाई रोज दिन भर का काम करके थक हार के रात को थोड़ा बहुत टीवी देखना है, तब कर लेना ये काम, तब देख लेना हर फ्राइडे को मूवी नेटफ्लिक्स के ऊपर। अभी ये काम छोड़ दो, अभी यूटिलाइज योर टाइम प्रॉपरली। आखिरी चीज ये है सर, हमारे सिलेबस के अंदर ब्रेक कुछ बच्चे मांग रहे हैं, तो मैं एक बार ब्रेक भी लूंगा, टेंशन मत लो। आखिरी चीज मुझे बताने दो, वैसे मैंने जो जो चीजें सोची थी बता दी, मैंने स्टाइल बता दिया, एग्जाम पर्सपेक्टिव बता दिया, अच्छा अमेंडमेंट्स बतानी रह गई। पहले सिलेबस बताता हूँ फिर ये बताता हूँ अमेंडमेंट्स कैसे कवर होंगी, ये तो बताना ही भूल गया। हमारा सिलेबस क्या है पेपर नंबर 4 में, हमारा 60 मार्क्स का तो है सिलेबस में इनकम टैक्स। सिलेबस कितना है हमारा, 60 मार्क्स का इनकम टैक्स, और 40 मार्क्स का क्या है हमारा, 40 मार्क्स का हमारा जीएसटी। सर कौन से चैनल पे डाला है कोविड वैक्सीन वाला, अरे एक ही चैनल है मेरा, सीए नॉलेज पोर्टल, मेरे इतने कोई चैनल नहीं है, एक ही चैनल है मेरा, ठीक है जी। 40 मार्क्स का है हमारा जीएसटी, दिस इज हाउ इट इज डिवाइडेड। सर अभी थोड़ी देर पहले आपने बोला था 30% पेपर हमारा एमसीक्यू होगा और 70% पेपर हमारा डिस्क्रिप्टिव होगा, तो क्या इसमें भी फर्दर डिवीजन होएगी? बिल्कुल डिवीजन होएगी जी। इसके अंदर 30% कर लो, 18 मार्क्स का पेपर आपका होगा एमसीक्यू बेस्ड पेपर, और आपका जो रिमेनिंग कितना बच गया, 42 मार्क्स का पेपर होगा डिस्क्रिप्टिव। सिमिलरली जीएसटी में 40 का 30%, 12 मार्क्स का पेपर होगा आपका एमसीक्यू, और 28 मार्क्स का पेपर होगा आपका डिस्क्रिप्टिव। ठीक है जी, इस तरह से डिवाइडेड होगा। आपको एमसीक्यू बुकलेट जो मिलेगी, इन दोनों की एक ही एमसीक्यू बुकलेट होगी, एक एमसीक्यू बुकलेट आपको मिलेगी इन दोनों की, बट ध्यान देना दोनों के अंदर सेक्शन अलग होंगे, ये होगा पार्ट ए, ये होगा पार्ट बी, ठीक है जी। दोनों पार्ट ए पार्ट बी आपको एक ही ओएमआर शीट के ऊपर अटेम्प्ट करना होगा, मगर उनका क्वेश्चन नंबरिंग अलग होगा, पार्ट ए का क्वेश्चन नंबर अलग होगा, पार्ट बी का क्वेश्चन नंबर अलग होगा, ठीक है जी। कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा एक क्वेश्चन के अंदर एक पार्ट इनकम टैक्स का हो जाए, एक जीएसटी के, क्वेश्चन सेपरेट आते हैं। सिमिलरली क्वेश्चन पेपर जो आपको डिस्क्रिप्टिव का मिलेगा, उसमें भी पार्ट ए इनकम टैक्स, पार्ट बी जीएसटी, और मजे की बात क्या है, ये दोनों अलग अलग पे आंसर शीट पे अटेम्प्ट करने हैं। इसकी आंसर शीट अलग मिलेगी आपको, इसकी आंसर शीट अलग मिलेगी, तो डिस्क्रिप्टिव इनकम टैक्स अलग आंसर शीट पे जाएगा, जीएसटी अलग आंसर शीट पे जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर दोनों की एक ही एमसीक्यू बुकलेट होएगी, दोनों की एक ही ओएमआर शीट होएगी। बात समझ में आती है? ठीक है जी। सर क्या जैसे हमारा फाउंडेशन लेवल पे होता था कि पहला क्वेश्चन कंपलसरी, बाकी में ओवरऑल चॉइस, यहां पर भी वैसा होगा? एमसीक्यू में कोई चॉइस नहीं आएगी, यहां पर सारे क्वेश्चन कंपलसरी होंगे। अगर 18 क्वेश्चन आए हैं, वैसे जरूरी नहीं एक एक मार्क्स के क्वेश्चन हो, 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी आते हैं, फाउंडेशन लेवल पे एक एक मार्क्स के क्वेश्चन आते थे ना, यहां पर कुछ क्वेश्चन 2 मार्क्स के भी होंगे,
तो 18 नंबर का मतलब ये नहीं 18 क्वेश्चन होंगे, तो जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे वो कंपलसरी होंगे, मगर यहां पर वही सेम सिस्टम होगा। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी, उसके बाद जो क्वेश्चंस हैं उनमें ओवरऑल चॉइस। आपको उसके बाद 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, 4 करने हैं, तो ये सिस्टम रहेगा। जीएसटी में भी जो पहला क्वेश्चन होगा वो कंपलसरी, बाकी ओवरऑल चॉइस, वो वाला फंडा चलेगा। एमसीक्यू में कोई ओवरऑल चॉइस नहीं। अगला सवाल, सर जो हमारी पासिंग क्राइटेरिया है, हमें 40 मार्क्स लेना है, तो क्या हमें 40% यानी 60 का 40%, 24 मार्क्स मैंडेटरी यहां लेना और 16 मार्क्स मैंडेटरी लेना, यानी इंटरनली इनकम टैक्स और जीएसटी में भी पास होना दोनों में जरूरी है? द आंसर इज नो। पासिंग क्राइटेरिया ओवरऑल लिया जाता है आपका। पासिंग क्राइटेरिया अलग से इनकम टैक्स और जीएसटी में सेटिस्फाई करने की जरूरत नहीं है। ओवरऑल शुड बी 40, और आपको पता है एग्रीगेट आपका 50% बनना चाहिए सारे ग्रुप के सब्जेक्ट्स को मिलाकर, वो आई थिंक आपको पता होगा। सर अगली चीज, क्या एमसीक्यू और डिस्क्रिप्टिव, जैसे 30 मार्क्स के एमसीक्यू आए, 70 मार्क्स के डिस्क्रिप्टिव आए, क्या यहां इंटरनली भी 40% करना जरूरी है? यानी क्या एमसीक्यू में मिनिमम 12 मार्क्स और यहां पर क्या मिनिमम 28 मार्क्स लेने जरूरी है? अगेन नो, इट इज नॉट रेलेवेंट। ओवरऑल सारे सब्जेक्ट को मिलाकर 40 होने चाहिए। इंटरनली जीएसटी में कितने हैं, एमसीक्यू में कितने हैं, डिस्क्रिप्टिव में कितने हैं, दैट इज नॉट रेलेवेंट फॉर यू। बात समझ में आ रही है? सर चैप्टर वाइज वेटेज, आदित्य मुझे एक बात बताओ, आपको चैप्टर्स पता है कौन से हैं? मैंने अभी बताया आपको कौन से चैप्टर्स हैं, अभी तो मैंने आपको ये नहीं बताया कि आपके सिलेबस में क्या क्या है क्या क्या नहीं है, तो चैप्टर वाइज वेटेज कैसे बता दूं मेरे भाई? जब आप सिलेबस पढ़ोगे, चैप्टर्स पढ़ोगे, चैप्टर वाइज वेटेज साथ साथ बता दूंगा। हर चीज पहली क्लास में थोड़ा बता सकता हूं। सर आप इनकम टैक्स जीएसटी दोनों पढ़ाते हो? बिल्कुल, टैक्सेशन में दोनों पढ़ाता हूं, इनकम टैक्स भी जीएसटी भी पढ़ाता हूं। सर आपने कौन से चैनल पर डाला है ये तो मैंने बता दिया आपको, ठीक है जी। आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं, चलो चलो चलो। अगली बात सर, हमने समझा है, हमने सुना है टैक्सेशन ना अमेंड होता रहता है। टैक्सेशन थोड़े दिन पहले भी आपने सुना होगा, जब आप बैठे हो ना, कुछ वोडाफोन से रिलेटेड एक अमेंडमेंट आई है, रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट, थोड़ा बहुत याद है कि आपने थोड़े दिन पहले न्यूज़पेपर वगैरह अगर देखते हो, कैरी मिनाटी के चैनल पे तो नहीं मिलेगी ये न्यूज़ आपको। अगर सारा दिन बैठ के फ्लाइंग बीस्ट के व्लॉग देखते हो, तन्मय भट्ट के व्लॉग देखते हो, वहां नहीं पता लगेगा। हाँ, कोई न्यूज़ चैनल देखते हो, इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ते हो, वहां शायद सुना हो थोड़े दिन पहले अमेंडमेंट आई है। अमेंडमेंट क्या आई है पढ़ेंगे, हमारे सिलेबस का पार्ट है वो कुछ हद तक, मतलब उतना डिटेल में नहीं है, बट मैं आपको बताऊंगा इनकम टैक्स पढ़ाते समय क्या अमेंडमेंट आई है, वो पूरी कहानी सुनाऊंगा वोडाफोन केस की क्या कहानी है। मगर मैं आपको सिर्फ ये एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं, ये बताने के लिए टैक्स तो अमेंड होता रहता है। तो सर हमें टैक्स कहां तक पढ़ना है? अब आप में से मेजॉरिटी बच्चे जो बैठे हैं यहां पर वो मई 2022 के लिए बैठे हैं, यस और नो? कुछ बच्चे हो सकते हैं नवंबर 2022 के लिए भी बैठे हो। तो सर अगर हमारे पेपर मई 2022 के अंदर होने वाले हैं, क्या हमें मई मंथ तक जो भी अमेंडमेंट्स आती रहेंगी, लॉ तो रोज अमेंड हो रहा है, क्या सारी कवर करनी पड़ेंगी? द आंसर इज नो। अगर मई अटेम्प्ट तक हम आपको कहें 30 अप्रैल तक अमेंडमेंट करते रहो, आपका सिलेबस तो कभी खत्म ही नहीं होगा। तो आईसीएआई ने अपने सिलेबस के हिसाब से एक कट ऑफ डेट रख रखी है। मई अटेम्प्ट के लिए कट ऑफ डेट है 31 अक्टूबर 2021, और नवंबर अटेम्प्ट के लिए है उससे पहले वाला 30 अप्रैल, 30 अप्रैल 2022। सिमिलरली कोई बच्चा अभी नवंबर 2021 वाले पेपर में बैठेगा, उसके लिए कट ऑफ डेट है 30 अप्रैल 2021। आपको कहां तक अमेंडमेंट कवर करनी है? क्योंकि इस बैच में मेजॉरिटी बच्चा मई 22 वाला होगा, तो आपको 31 अक्टूबर 2021 तक की अमेंडमेंट्स कवर करनी है। अब आप बोलोगे सर ये क्या कह दिया आपने, हम तो बैठे बैच इस समय ले रहे हैं, आप कह रहे हो 31 अक्टूबर तो आई नहीं अभी, तो इसका मतलब आप जो पढ़ाओगे वो अमेंडमेंट नहीं है। टैक्स के अंदर अमेंडमेंट 31 अक्टूबर तक आती है, तो आप ये एक्सपेक्ट करो कि पहले अमेंडमेंट आ जाएं, उसके बाद बुक्स आएंगी, उसके बाद हम पढ़ेंगे, तो मेरे भाई कभी आप सीए के लिए प्रिपेयर नहीं कर पाओगे। यस, आपको जो बुक मिलेगी, मैं क्योंकि आपको अगस्त में दे रहा हूं, कोशिश करूंगा वो 1 जुलाई या 31 जुलाई या 1 अगस्त तक अपडेटेड होएगी वो, तभी आपको जीएसटी की बुक थोड़ा सा लेट मिलेगी। कोई बच्चा पूछ रहा है सर बुक कब तक मिलेगी? देयर कैन बी डिले ऑफ अप्रोक्सीमेटली 1 वीक, आपको इस वीक के एंड तक या अगले वीक की स्टार्टिंग तक मिलेगी जीएसटी की बुक। कारण मैं हमेशा बुक जब भी देता हूं टू दी एक्सटेंट पॉसिबल अपडेटेड देता हूं।
सर अगर आप 1 अगस्त की अपडेट दोगे तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर यानी 3 महीने की अपडेट्स हमें बाद में कवर करनी पड़ेंगी। पहली बात तो याद रखना, 3 महीने में आपका 99.5% सिलेबस सेम रहेगा। 0.5 भी मेरे हिसाब से मैंने ज्यादा बोल दिया। अगर अमेंडमेंट आई वो 0.5 आएगी, और मैं बताऊं शायद आई ना। जैसे लास्ट अटेम्प्ट जब मैंने किया था नवंबर 21, मैंने 1 जनवरी तक अपडेटेड बुक दी थी। कट ऑफ डेट क्या, 30 अप्रैल। जनवरी से अप्रैल तक मात्र एक अमेंडमेंट आई है छोटी सी। अदरवाइज जो बुक मैंने उनको 1 जनवरी तक अपडेटेड दी थी वो ऑटोमेटिकली है। क्यों? जीएसटी में ना अमेंडमेंट पहली आ जाती है। मैं आपको बताऊंगा, अभी लीगल कारण तो बाद में बताऊंगा आपको, मगर जीएसटी में ना पहले से ही अमेंडमेंट्स कवर अप हो जाती हैं। पहली जो हमारी गवर्नमेंट है वो बता देती है ये अमेंडमेंट आएगी, उसकी एप्लीकेबिलिटी की डेट फ्यूचर में आती है। तो अगर मैं आपको 1 अगस्त की अमेंडमेंट दूंगा ना, उसमें थोड़ी बहुत अमेंडमेंट ऐसी भी होंगी जो अभी इफेक्टिव नहीं हुई बट जो 31 अक्टूबर तक इफेक्टिव हो जाएंगी। तो आपको 99.5% बुक अपडेटेड मिलेंगी, और 0.5% जो अमेंडमेंट रह गई तो आपका जब पूरा बैच खत्म हो जाएगा उसके बाद एक क्लास लूंगा मैं आपके साथ। एक क्लास होगी जिसके अंदर मैं सारा आपको चिट्ठा बता दूंगा, देखो मैंने वो अमेंडमेंट आपको कराई थी, वो आपके सिलेबस का पार्ट है, ये अमेंडमेंट उस समय नहीं आई थी, ये आपके सिलेबस का पार्ट है। ये क्लास मुझे इनके साथ भी लेनी है, और उस क्लास में बिलीव मी मेरा पढ़ाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट सारा कुछ हमारी बुक में कवर था। तो आप तसल्ली रखो, 99.5% आपकी बुक अपडेटेड होगी। सर आईसीएआई ने क्या बुक बना दी? आईसीआई की अगर आप वेबसाइट पे जाओगे ना, आईसीआई की बुक 30 जो बुक अवेलेबल होएगी वो 31 अक्टूबर 2020 तक अपडेटेड है। 31 अक्टूबर 2020 तक अपडेटेड है आईसीआई की वेबसाइट में जो बुक अवेलेबल है। आपने अगर बुक ऑर्डर करोगे ये वाली बुक आएगी आपकी। उसके बाद उन्होंने 1 नवंबर से लेकर 30 अप्रैल 2021 तक की अमेंडमेंट्स के लिए एक अलग से सप्लीमेंट बुक निकाली है। आईसीआई क्या करता है, 6 महीने की अमेंडमेंट्स अलग से दे देता है, जो कि अभी थोड़े दिन पहले जुलाई में आई है। तो ये 30 अप्रैल तक की अमेंडमेंट्स आईसीआई ने मेन बुक और सप्लीमेंट बुक के थ्रू दे दी है। सर आईसीआई 31 अक्टूबर तक की अमेंडमेंट्स कब देगा? ये आपको देगा समवेयर अराउंड नवंबर या दिसंबर। मेरे हिसाब से आईसीआई हर बार करता क्या है, नई बुक लॉन्च करता है सितंबर तक, मेरे हिसाब से नई बुक्स लॉन्च कर देगा, बट उसके अंदर बुक्स में अपडेट होएगी 30 जून तक। फिर बाद में क्या करेगा, एक अलग से सप्लीमेंट पेपर निकालेगा और आपको इस डेट तक की क्या करेगा, अमेंडमेंट्स बताएगा। और ये सप्लीमेंट पेपर ऑन एन एवरेज दिसंबर या जनवरी के अंदर आएगा। यानी एक बच्चा अगर आज सिर्फ आईसीआई पे डिपेंडेंट है, सेल्फ स्टडी कर रहा है, तो उसको अमेंडेड बुक्स, मतलब पहले एक बुक मिली फिर उसके अंदर अमेंडमेंट्स आई, उसको अमेंडमेंट्स पता लगेंगी जाकर दिसंबर या जनवरी के अंदर। मगर हमारे यहां पर हम अपनी बुक जो आपको देंगे वो पहले ही अपडेटेड देंगे। आईसीआई ने अपडेट्स नहीं भी करी, हम डायरेक्टली मेन सोर्स से गवर्नमेंट की वेबसाइट से पढ़ते हैं, उसको अपनी बुक में इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो आपको जिस तरह से अमेंडमेंट्स होगी मैंने बता दिया। इनकम टैक्स के अंदर ना मैं आपको बताऊं, इनकम टैक्स के अंदर जो आपको बुक मिलेगी वो ऑलमोस्ट 100% अपडेटेड मिलेगी। क्यों? ऐसा नहीं मैं 31 अक्टूबर के बाद दूंगा बुक्स। इनकम टैक्स के जो अंदर जो अमेंडमेंट आती है ना वो बजट के थ्रू आती हैं, और आपको पता है बजट 2021 फरवरी में ऑलरेडी आ चुका है। इनकम टैक्स में डेली बेसिस पे अमेंडमेंट्स नहीं आती हैं, कभी कभार अमेंडमेंट्स आती हैं आपकी इनकम टैक्स में। तो इनकम टैक्स की बुक आपको 100% अपडेटेड मिलेगी। हल्का सा माइन्यूट चांस है कि थोड़ी बहुत कोई अपडेट आ गई तो आ गई, अदरवाइज जीएसटी में आपको मैं कोशिश करूंगा 1 अगस्त तक की अमेंडमेंट्स ऑलरेडी बुक में कवर दूंगा, बाकी अमेंडमेंट लास्ट में आपको एक क्लास लेंगे आपके साथ जिसमें आपको वो अपडेट्स दे देंगे। क्लियर हो गया आपको किस तरह से हम अमेंडमेंट्स कवर करेंगे? कट ऑफ डेट दिमाग में क्लियर होनी चाहिए, मे अटेम्प्ट के लिए 31 अक्टूबर 2021। जो अमेंडमेंट आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होएगी मैं नॉलेज के लिए आपको बता दूंगा, मगर वहां पे क्लियर कट बता दूंगा, दिस इज एक्स्ट्रा ज्ञान। लास्ट बैच में मैंने ऐसी बहुत सारी अमेंडमेंट्स डिस्कस कर ली थी जो उनके लिए एप्लीकेबल ही नहीं है, मे 22 के लिए। वो एक्स्ट्रा नॉलेज मैं वैसे दे देता हूं ताकि आपको पता चलता रहे बाहर मार्केट में क्या हो रहा है। अगेन इस कारण की वजह से कि आप बेइज्जती ना अपनी बेइज्जती कराओ, ना इंस्टीट्यूट की बेइज्जती कराओ, ना मेरी बेइज्जती कराओ। तो एक्स्ट्रा अमेंडमेंट्स जो आपके एप्लीकेबल नहीं भी हैं वो बताता चला जाऊंगा, मगर वो सिर्फ एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बताता चला। क्लियर है? अमेंडमेंट्स का आपको बता दिया। चलिए अब ब्रेक लेने का समय हो गया, कोई डाउट है अभी तक तो जल्दी से पूछो, फिर लेते हैं ब्रेक एक छोटी सी। मेरे गले में आपने देखा होगा थोड़ी आवाज फटने से लग गई है।
तो जल्दी से मुझे डाउट्स बताओ, अभी तक कोई डाउट है? फिर मेरे को अपना मेन सिलेबस स्टार्ट करना है। अभी तक का डाउट बताओ भाई जल्दी से। क्लियर है सर, आईटीआर कब तक भरना सीख जाएंगे? अरे पहले पढ़ोगे तभी सीखोगे। जब तक इनकम टैक्स पूरा पढ़ नहीं लोगे, आईटीआर देखोगे भी समझ नहीं आएगी। आज जाकर इनकम टैक्स की वेबसाइट से आईटीआर डाउनलोड कर लो, समझ नहीं आएगी। 2 महीने बाद कर लो, समझ में नहीं आएगी। जब इनकम टैक्स का सिलेबस खत्म हो जाएगा तब समझ में आएगी। ऑल क्लियर? सर मेन लेक्चर कब स्टार्ट होगा? ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद स्टार्ट होएगा ना। ये भी मेन लेक्चर का ही पार्ट था भाई। सर अमेंडमेंट कहां से देखें? बताया तो मैं प्रोवाइड करूंगा, अमेंडमेंट मैं प्रोवाइड करूंगा भाई, उसकी टेंशन मेरी है, तुम्हें कुछ नहीं करना। अमेंडमेंट के नोट्स मुझे तैयार करने हैं, अमेंडमेंट में इलस्ट्रेशन मुझे तैयार करनी है, अमेंडमेंट के फ्लो चार्ट मुझे तैयार करने हैं, अमेंडमेंट टाइम पर क्लास के थ्रू आप तक मुझे पहुंचानी है। चाहे गूगल ड्राइव वाले बच्चे हो, चाहे पेन ड्राइव वाले बच्चे हो, चाहे लाइव वाले हो, वो सारा काम मेरा है, वो दैट इज पार्ट ऑफ योर कोर्स। ठीक है जी। कितने मिनट? अरे तुम्हारी क्लास का टाइम 11 बजे है तो 11 बजे तक होगा। डोंट एक्सपेक्ट कि मैं क्या कहते हैं जल्दी क्लास खत्म कर लूंगा। मेरी क्लास ना 15 मिनट एक्स्ट्रा तो चल सकती है, कम नहीं चलती मेरी क्लास। यू विल टीच हाउ टू राइट आंसर्स, ऑब्वियसली क्वेश्चन बैंक की डिस्कशन करेंगे, वहां पर ये डिस्कशन करेंगे। नवंबर 22 के लिए अमेंडमेंट्स कहां तक करनी है? अभी बताया ना, नवंबर 22 तक, 30 अप्रैल तक करनी पड़ेंगी आपको। इनकम टैक्स में नवंबर 22 के लिए कोई अमेंडमेंट नहीं होगी। लीगल कारण ऐसा क्यों बोल रहा हूं बाद में समझ में आएगा, मगर आप नवंबर 22 के लिए तैयार कर रहे हो, अगर नमन का क्वेश्चन है ये और प्रियंका का भी क्वेश्चन है, तो अगर आप नवंबर 22 के लिए तैयार कर रहे हो, इनकम टैक्स में कोई अमेंडमेंट नहीं आएगी, उसमें निश्चिंत रहो। जीएसटी में 6 महीने की अमेंडमेंट एक्स्ट्रा कवर करनी पड़ेगी। अगेन माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई विल डू इट। इनफैक्ट अमेंडमेंट्स जो होती है ना, वो मैं सबके लिए एक साथ यूट्यूब पे डाल देता हूँ। कोई मेरा स्टूडेंट है या नहीं है, अमेंडमेंट्स तो हम यूट्यूब पे डालते हैं। आपने अगर चैनल फॉलो कर रखा है तो आपने देखा होगा, वहां पर टाइम टू टाइम अमेंडमेंट वीडियो अपलोड होती है। अभी नवंबर 21 वाले बच्चों के लिए भी अमेंडमेंट वीडियो थोड़े समय में आने वाले ही है। आपको तो ऑलरेडी बैच के अंदर कवर कराया जाएगा। जो मई में मान लो जुलाई अटेम्प्ट में अभी क्लियर नहीं कर पाए, उनके लिए नवंबर 21 के अमेंडमेंट्स मैं यूट्यूब पे डालूंगा, नोट्स भी फ्री में डालूंगा। तो जब बाहर दुनिया के लिए डालूंगा तो अपने बच्चों के लिए तो डालूंगा ना, तुम्हें तो पहले दे दी जाएंगी, बाहर यूट्यूब पे थोड़ी लेट आएंगी। सर टेस्ट सीरीज सिलेबस के बाद होंगी या सिलेबस के साथ? मनीष अभी बताया तो सही, इनकम टैक्स में हफ्ते में सिलेबस के साथ साथ 4-4 टेस्ट, 5-5 टेस्ट होंगे, और जीएसटी में सिलेबस के साथ साथ आपके अप्रोक्सीमेटली 10 टेस्ट होंगे। सर विल यू टेक रिवीजन क्लासेस विद अस और यू विल जस्ट प्रोवाइड अ यूट्यूब वीडियो? इट इज एवरीडे क्लास के बाद जब अगली क्लास शुरू होगी, पिछले दिन का रिवाइज होगा 10 मिनट के अंदर, टू दैट एक्सटेंट रिवाइज होगा। मगर आप कहोगे रिवीजन क्लास में आपकी बैच का पार्ट कर लूं, भाई फिर बैच ही खत्म नहीं होगा। रिवीजन क्लास यूट्यूब के थ्रू अलग से प्रोवाइड होगी। एवरीडे रिवीजन तो चलेगी, रोज मैंने पढ़ाया अगले दिन रिवाइज होगा। मगर आप कहो कि मैं बीच में 5 क्लासेस बाद 2 क्लास रिवीजन लूं, वो पॉसिबल नहीं है। रिवीजन विल बी प्रोवाइडेड थ्रू यूट्यूब ओनली। सर डायरेक्ट एंट्री में डमी ले या रेगुलर? अभी सिर्फ सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट पूछो प्लीज, बाकी सारे डाउट लास्ट में या बाद में किसी दिन। सर ये अमेंडमेंट होते क्या हैं? कई बार अमेंडमेंट में क्या होता है, एग्जिस्टिंग प्रोविजन चेंज हो जाता है। मान लो एग्जिस्टिंग प्रोविजन है, ये चीज आपको 30 दिन में करनी है, या ये इनकम 50,000 तक एग्जेम्प्ट है, तो वो लिमिट बदली जाती है, इतनी छोटी सी अमेंडमेंट। कई बार क्या होता है, कोई नया सेक्शन आ गया। तो अमेंडमेंट दो तरह की होती हैं, या कोई सेक्शन चेंज हो गया, उसमें पहले कुछ और लिखा था अब कुछ और लिखा आ गया, या कोई नया सेक्शन आ गया, या कोई पुराना सेक्शन डिलीट हो गया, दैट इज कॉल्ड अमेंडमेंट। ठीक है जी, क्लियर है? जल्दी से कोई पूछो, कोई और डाउट? नहीं तो ब्रेक लें जल्दी से। चलो जी, चलिए ब्रेक लेते हैं। टाइम हुए 9:54, 10:02 पे आएंगे, 10:02 पे ब्रेक से वापस आएंगे। एंड प्लीज ब्रेक से टाइम पे आ जाना, ये ना हो कि ब्रेक के बाद आधे बच्चे भाग गए हैं। ब्रेक के बाद मेन अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे, 1 घंटा होगा हमारे पास, मेन सिलेबस जीएसटी स्टार्ट करेंगे, राइट? लेट्स गो फॉर अ ब्रेक।